आज की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे थे, वैसे ही प्रियंका गांधी ने किया कुछ ऐसा दोस्तों की वापस कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में नरेंद्र मोदी दे आए थे जनता दल यूनाइटेड के लोगों को झुंझुना, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे ने सीधा नरेंद्र मोदी से पूछे हैं कुछ बड़े सवाल। दोस्तों बताएंगे क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में खिंचने लगी है तलवारें। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़े दिग्गज नेता ने दिया है इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने आसपास घूमने वाले नेताओं को दी है बड़ी चुनौती, जो जमीन पर करेगा काम उसी को मिलेगा टिकट। और कौन से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है कि बीजेपी के स्पीकर सदन चलाने के लिए आ जाते हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। नया विवाद खड़ा हो गया है, क्या करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी जी को मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों, और जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल से मुलाकात की दोस्तों। और जैसे ही ये मुलाकात हुई वैसे ही चर्चा तेज हो गई कि हो सकता है कि शशि थरूर पलटी मारने की कोशिश कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जाने की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। और मीडिया वाले भी ये चलाने लगे, उनको लगा कि कुछ बड़ा खेला हो जाएगा। इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया मोदी सरकार को घेरते हुए, और उसके बाद से अचानक शशि थरूर के बयान में बदलाव देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया उसके 8 मिनट के अंदर शशि थरूर ने प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हुए वायनाड के लिए पैसे की मांग की है, और प्रियंका गांधी की लड़ाई की जमकर तारीफ की है दोस्तों। उनकी डिमांड की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। आपको बता दें कि शशि थरूर और प्रियंका गांधी के बीच में बातचीत को लेकर भी मीडिया में खबरें सामने आने लगी है, तो इससे लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता वापस से कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ नजर आने लगे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्योंकि केरल के अंदर प्रियंका गांधी पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी के साथ मैदान में उतरी हुई है। प्रियंका गांधी बार बार केरल का दौरा करती है, वायनाड उनका कर्म भूमि है, और शशि थरूर वहीं पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सांसद है, तो दोनों मिलकर केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी की बातचीत के बाद स्थिति संभल रही है। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र मोदी गए थे भागलपुर बिहार में प्रचार करने के लिए, जहां पर मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं नेताओं को एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की। यानी नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बता दिया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के समर्थकों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जो लोग उम्मीद कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अभी राजनीति में खुलकर नहीं आए हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता चाहे अमित शाह हो या मोदी हो, केवल नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि आप औपचारिक तौर पर ऐलान करिए कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा का कोई नेता ये बोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। केवल नीतीश कुमार को खुश करने के लिए उनकी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार के बेटे को कुछ ना कुछ इसमें झोल नजर आ रहा है दोस्तों, और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग किया। देखते हैं क्या बीजेपी इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी दोस्तों। और नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम किया था बिहार में, तो उनको औपचारिक ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जेडीयू के लोगों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार एक दूसरे के आमने सामने है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस विवाद को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका राज्य में एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है, यानी लैंग्वेज वॉर करने के लिए भी तैयार है। तमिल भाषा को बर्बाद नहीं करने देंगे, साफ तौर पर स्टालिन ने कह दिया है। सीएम स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कथित हिंदी थोपने को लेकर केंद्र के साथ तनाव बढ़ रहा है, राज्य में नई शिक्षा नीति नहीं लागू होने देंगे। बता दें कि हिंदी को लेकर स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली दोस्तों। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा, जैसे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल उन्हीं कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करती है जो जमीन पर ईमानदारी से काम करते हैं, ना कि उन लोगों को जो बेंगलुरु में नेताओं के साथ लॉबिंग करते हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चा के बीच डीके शिव कुमार ने कहा है कि कोई चर्चा नहीं है, हमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग नहीं जो हमारे लिए अच्छे हो लेकिन पार्टी के लिए अच्छे नहीं हो, आलसी नेता हो। उन्हें तालुक में जाकर, क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनके समस्याओं को संबोधित करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। अपने काम से नतीजे देने वालों की जरूरत है। पार्टी ने यह तय किया है कि जो लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक तरीके से डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि धीरे धीरे करके जेडीएस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। जेडीएस पार्टी खत्म होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन में युवा नेतृत्व में लगातार विस्तार कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी की वापसी 2023 में करवाने के बाद अब 2028 में और बड़ा जनादेश दिलवाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले
भाषा के स्तर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर पलटवार किया। पार्टी ने विधानसभा का घेराव कर लिया। कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे। एक और बड़ी जानकारी है दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान के बाद विरोध इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी विधायक विधानसभा के अध्यक्ष के सामने मंच पर चढ़ गए, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विधायकों और मार्शलों के बीच में जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। इस दौरान कुछ महिला विधायकों की चूड़ियां तक टूट गई। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी विधायकों को शांत कराने की कोशिश की। डोटासरा ने खुद इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वह पूरी घटना के बारे में बताएंगे और साथ ही उन्होंने माफी मांगने की भी बात कही है। दोस्तों डोटासरा ने स्पीकर से कहा है कि यह सदन किसी के बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे जूतों को माफी मांगनी चाहिए। डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी विधायक को घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आम सहमति लगभग बन चुकी है और निलंबित विधायक बाहर चले जाएंगे। इसके बाद सरकार निलंबन बहाल करने का प्रस्ताव लाएगी। विधायकों के सदन में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निलंबित विधायक को विधानसभा के प्रति अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। डोटासरा ने कांग्रेस विधायकों को घटना की जानकारी दी। दोस्तों उन्होंने कहा कि आम सहमति लगभग बन चुकी है और निलंबित विधायक बाहर चले जाएंगे। इसके बाद सरकार निलंबन बहाल करने का प्रस्ताव लेकर आएगी। विधायकों के सदन में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निलंबित विधायकों को विधानसभा के प्रति अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन डोटासरा ने कहा कि माफी पर कोई आम सहमति नहीं है। इस बीच सदन की दोपहर 12 बजे के लिए निर्धारित की गई बैठक, लेकिन डोटासरा ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बैठक कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन इसके बजाय सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। दोस्तों डोटासरा ने कहा है कि यह मकान उनके पिता का नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमें 295 रीडिंग मिल रही है और मैं रीडिंग अभी करूंगा। फिर वो जो बात आगे बोलते हैं दोस्तों, इससे नया विवाद शुरू हो गया है। डोटासरा ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, यही चूड़ियां पहन रखी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी महिला विधायक भी मौजूद थी, यानी उनकी तरफ इशारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती दी गई है, चेतावनी दी गई है। दोस्तों आगे कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। डोटासरा ने यह भी कहा कि अध्यक्ष सदन चलाने के लिए आ जाते हैं जैसे ये उनके पिता का सदन हो। यह बयान राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विधायकों और मार्शलों के हाथापाई के बाद आया है। दोस्तों कुल मिलाकर डोटासरा पूरी तरीके से अपने पार्टी के नेताओं के साथ खड़े हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेता हैं दोस्तों जो पूरी तरीके से पार्टी के विचारधारा के लिए अपने नेताओं के लिए लड़ने को तैयार है और यही एग्रेशन कांग्रेस पार्टी को विपक्ष से सत्ता पक्ष में लेकर आएगा। आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑल पार्टी मीटिंग 5 मार्च को बुलाई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 में जनगणना होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया कोरोना का नाम बताकर। इसके बाद 2025 में इस साल जनगणना शुरू हो सकती है दोस्तों, और एक साल में रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद विधानसभाओं का समीकरण बदलेगा, डिलिमिटेशन होगा, जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ सकती है लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके कारण तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान हो सकता है दोस्तों, जहां पर अर्थव्यवस्था अच्छी खासी है लेकिन आबादी कम होने के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए तमिलनाडु में लगभग 8 सीटें कम हो सकती है। ऐसे संकेत मिलने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और सभी लोगों से कहा गया है कि डिलिमिटेशन 2026 का हमको विरोध करना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दक्षिण के राज्य कभी इस बात को मानेंगे कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, कि लोकसभा में कितने मेंबर दक्षिण के राज्यों से होंगे, कितने उत्तर के राज्यों से होंगे? क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और तमिलनाडु में जनसंख्या लगातार कम होती चली जा रही है और जनसंख्या के कारण सीटें उत्तर प्रदेश बिहार में बढ़ जाएगी और तमिलनाडु में घट जाएगी, तो इससे दिल्ली में सरकार बनाने की क्षमता तमिलनाडु और अन्य दक्षिण के राज्यों की कमजोर हो जाएगी और इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस पर एक व्यापक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आपको जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर झूठ बोलते हैं। दरअसल दोस्तों मंत्री की माफी की कोई बात नहीं हुई, ये बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं, जबकि स्पीकर ने कहा है कि मंत्री माफी मांगने को तैयार थे। सवाल यह है कि जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, राजस्थान कांग्रेस ने विरोध किया, तो मंत्री को माफी मांग लेनी चाहिए थी। माफी मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो अड़े रहे बीजेपी के लोग, तो फिर कांग्रेस को ऐसा करना पड़ा है कि बीजेपी के लोग अब बैकफुट पर है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दिल्ली आबकारी नीति मामले में पीएससी के पास रिपोर्ट भेजी गई है, सीएजी की। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है। यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेजी जाएगी। पीएससी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएससी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल होंगे। दोस्तों पीएससी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी पूरी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों वहीं पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बीजेपी के विरोध में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में चल रहे प्रोटेस्ट में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नजर आने से पता चल रहा है कि दोनों नेता पूरी तरीके से कांग्रेस इकाई के समर्थन में खड़े हैं और यही राजस्थान इकाई को और ज्यादा मजबूत बताता है। दोस्तों और कहीं ना कहीं जो मीडिया में थ्योरियां चल रही होती हैं, खासकर गहलोत जी और सचिन पायलट जी को लेकर
लेकर वो पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई कांग्रेस पार्टी के अन्य राज्यों के मुकाबले में काफी मजबूत एकजुट है। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की विस्तारित संगठनात्मक बैठक से पहले पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि जो लड़ना चाहता है उसे पहले कीमत का अंदाजा होना चाहिए। उनके इस पोस्ट का स्पष्ट संदर्भ सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि अभिषेक बनर्जी ने यह संदेश विपक्षी दलों के खिलाफ दिया है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बने विभाजनों की ओर इशारा करते हुए भी उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर पिछले कुछ समय पुराने नेता और युवा नेताओं के बीच मतभेद की खबर आई थी। अभिषेक बनर्जी पार्टी नेतृत्व के लिए ऊपरी आयु सीमा तय करने और एक नेता एक पद के सिद्धांत को लागू करने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पुराने विश्वस्त नेताओं और इन दोनों प्रस्ताव का विरोध करते आए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने अब पूरी पावर दे रखी है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस में कुछ बड़े नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं, जिससे आने वाले 26 के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इन नाराज नेताओं पर डोरे डालने की कोशिश करेगी और अभिषेक बनर्जी की तरफ पावर ट्रांसफर हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस में तो कुछ लोगों में नाराजगी भी होगी। दोस्तों, साथ साथ हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रामनिवास राणा के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बयान देते हुए कहा कि वो पलटी मारेंगे, इसका मुझे पहले से ही पता था, मुझे इसका हिंट भी मिल गया था। हिसार पहुंची कांग्रेस की नेत्री कुमारी सैलजा ने यह दावा किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर हिंट मिल गया तो क्या कोई कार्रवाई की जा सकती थी? पहले ही पार्टी से बाहर निकाल देते तो शायद पार्टी की इमेज खराब नहीं होती। वहीं पर यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का एक नया घोटाला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों में SC ST OBC वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। दोस्तों, इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्गों के लोगों को नौकरी दी गई। ये फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता तनुज पुनिया की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाराबंकी से और जनरल सेक्रेटरी स्पोक पर्सन के तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों का एक ऐसा मामला है जिस पर योगी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और आरक्षण में किस तरीके से बड़ी धांधली की गई है। दोस्तों, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। वहीं पर बिहार के बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इसको रद्द कराने की मांग को लेकर बौद्ध समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरीके से बौद्ध समुदाय को सौंपा गया ताकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित रह सके। रिपील करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, यानी ये कानून पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण कानून है और इसीलिए इसको वापस किया जाए और बौद्ध समुदाय के लोगों का मौलिक अधिकार उनको दिया जाए और बौद्ध समुदाय को यह मंदिर का प्रबंधन मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि 365 दिन में से 300 दिन में मखाना जरूर खाता हूं। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि साहेब ने कहा कि 365 दिन में 300 दिन वे मखाना खाते हैं। आज के महंगाई में अमीर लोग खाते ही होंगे, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं रोजाना मखाना खाना। दरअसल दोस्तों, जिस मखाने का रेट लगभग 2500 रुपए किलो के आसपास है, उस मखाने को डेली खाने की बातें प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, तो इससे लोग सवाल तो जरूर पूछेंगे। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कूल बनने के लिए और बिहार में ये दिखाने के लिए कि वो मखाना का रिस्पेक्ट करते हैं, मखाना खाते हैं, वो ये भूल गए कि ये एक ऐसा फूड है जो देश की आबादी के 95% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि आपको लगता है कि 2500 रुपए किलो वाला मखाना कोई अफोर्ड कर पाएगा इंडिया के अंदर, खासकर तब जब देश में 80 करोड़ लोगों को राशन बंट रहा है गरीबी उन्मूलन के नाम पर। साथ साथ दोस्तों, सदगुरु को लेकर एक और बड़ा एक्सपोज किया है श्याम मीरा सिंह ने। श्याम मीरा सिंह वही पत्रकार है जो पहले आज तक में काम करते थे। दोस्तों, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो इसके बाद फिर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सदगुरु को लेकर उन्होंने डिटेल में रिसर्च करते हुए एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। दोस्तों, उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार करने और आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। इस पर विनोद कापड़ी पत्रकार की ओर से भी कहा गया कि श्याम मीरा सिंह ने सदगुरु जी के बारे में जो खुलासा किया है वे बेहद ही गंभीर है, विचलित करने वाला है, चौंकाने वाला है। नाबालिग बच्चियों के साथ ये सब सरकारों और एजेंसियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। एमके स्टालिन को टैग करते हुए पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु में मौजूद है ईसा फाउंडेशन जिसके हेड है सदगुरु, उनके ऊपर लगाए गए इन आरोपों पर जरूर जांच होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल रेलवे की महिला TTE रुबीना ने ईमानदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, रुबीना जी ने 24 फरवरी को ड्यूटी के दौरान 150 इलीगल तरीके से यात्रा कर रहे लोगों के टिकट काटे और 45,705 रुपए रेलवे को मुहैया करवाया है। दोस्तों, मात्र एक दिन में इतने सारे लोगों के टिकट उन्होंने काटे और ईमानदारी से काम करके एक नई मिसाल बनाई है। आपको बता दें कि रुबीना जी के द्वारा जो ये काम किया गया है, ईमानदारी दिखाई गई है और TT जो आजकल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनमें ये उन्होंने एक अच्छा उदाहरण सेट कर दिया है और रेलवे को 45,705 रुपए दिलवाए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की और महिलाएं आगे आएंगी और उनको नौकरियां मिलेंगी, तो जरूर इससे देश के अंदर रेलवे भी प्रॉफिट में जाएगा
और इलीगल तरीके से यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर भी रोक लगेगी। अगर आप भी दोस्तों इनकी तारीफ करना चाहते हैं रुबीना जी की, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। और इस तरीके के ईमानदार लोगों की देश में जरूरत है, ताकि जुमले फेंकने वाले लोगों की, जो 2022 में सबको घर देने की बातें कर रहे थे और आज जब उनसे सवाल पूछो तो बुलडोजर लेकर घर में पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गिद्ध को लाश मिली लेकिन घर वालों को नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुंभ मेले को लेकर जो एक शेरो शायरी करते हुए कहा गया कि जिसने जो ढूंढा कुंभ में उसको वो मिला और गिद्धों को लाशें मिली, इस तरीके की बातों का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कविता बोलकर उनको लग रहा था कि वो कुंभ पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को जवाब दे रहे हैं। तो इस पर राजीव निगम ने कहा कि गिद्धों को लाश मिली लेकिन घर वालों को नहीं मिली। गिद्ध इस बात से सन्न भी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए सीएजी की रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। 18 करोड़ पर किलोमीटर से 250 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आ गया द्वारका एक्सप्रेसवे रोड पर। तो सवाल ये उठे कि आखिर इतना खर्चा कैसे बढ़ गया। सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितता की जानकारी दी गई थी। इसी के साथ में एचएएल को लेकर बताया गया कि कारी कंपनी ने जो इंजन बनाया था उसकी डिजाइन में गलती हो गई, लैप्सेस हो गए, जिसके कारण 159 करोड़ का नुकसान देश को हो गया। इसी तरीके से मोदी सरकार पर सीएजी की एक और रिपोर्ट आती है दोस्तों। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सीएजी की रिपोर्ट में कि 7.5 लाख लोगों ने एक ही नंबर से पैसे प्राप्त किए हैं। यानी दोस्तों सरकार को चूना लगाया गया है बड़े अंतर पर। यानी 7.5 लाख रिसिपेंट ने एक ही नंबर से जो क्लेम किया है। तो इससे पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों। वहीं पर सीएजी ने बताया है कि अयोध्या के अंदर कॉन्ट्रैक्टरों को डेवलपमेंट के नाम पर काफी फायदा पहुंचाया गया है। भारतमाला के बिडिंग में भी यानी बोली लगाने में भी अनियमितता की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे और भी कई रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर सीएजी ने दी है, लेकिन मीडिया में आपको कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस होती नजर नहीं आती होगी। आपको जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता की दबंगई। राजनाथ गांव में बीजेपी के नेता की गाड़ी से अवैध शराब पकड़ी गई है, फिर भी नेताजी पुलिस पर रौब झाड़ने लगे और कहने लगे कि सरकार हमारी है, शराब भी इनकी, कानून भी इनका। ये सवाल पूछा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आतंकवाद के आरोपी संजय सरोज बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 में लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में जेल गए थे। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में एंट्री लेंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल आपकी एक सीट से राज्यसभा के एमपी बनेंगे दोस्तों और नेशनल पॉलिटिक्स में नजर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में मौजूद रहेंगे तो एक बार फिर से जोरदार घमासान राज्यसभा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं कई लोगों को दिक्कतें भी हो सकती है दोस्तों और कई लोगों के लिए ये अच्छा एक फैसला रहेगा। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए या फिर बिना किसी पोस्ट के अपनी पार्टी को पंजाब और गुजरात में मजबूत करना चाहिए? अगर वो राज्यसभा में आते हैं तो फिर डिबेट डिस्कशन भी होंगे और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं बीजेपी फंसाने के लिए अपने कई और प्रवक्ताओं को राज्यसभा भेजेगी और हो सकता है कि यहाँ पर राज्यसभा में विपक्ष के कई लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज भी हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का स्टैंड कई मामले पर विपक्ष इंडिया गठबंधन के असली स्टैंड से अलग रहता है दोस्तों। साथ साथ बीजेपी का भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो का काम फ्रांस की कंपनी शाइस्त्रा को दिया गया। जब कंपनी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सरकार को भेजी गई शिकायतों में शाइस्त्रा ने कहा कि एमएमआरडीए ने अधिकारियों ने पेंडिंग बिल क्लियर करने के नाम पर घूस मांगी। ठेकेदारों के ऑर्डर और बिल बढ़ाने के लिए कई बार कंपनियों पर दबाव डाला गया दोस्तों। कंपनियों को प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए मंजूरी नहीं दी गई, मनमाना जुर्माना लगाया गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की खोखली रट लगाए फिरते हैं, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे बीजेपी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है। बीजेपी का फंडा साफ है, करप्शन करो तिजोरी भरो। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी देते हुए टाइम बताते हुए सिलसिलेवार तरीके से निशाना साधा है। वहीं पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली प्रीति जिंटा को लेकर केरल कांग्रेस ने खुलासा करते हुए दावा किया कि न्यू बैंक में 18 करोड़ रुपए थे प्रीति जिंटा के, लेकिन उन्हें वेव ऑफ कर दिया गया। इस पर प्रीति जिंटा ने कहा कि अफवाहें हैं, गलत जानकारी दी जा रही है। तो केरल कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा है कि आपने इस पर अपनी बात रखी है, लेकिन जो मीडिया आउटलेट में रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट के आधार पर हमने ये बातें कही है। उन रिपोर्टों के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में बताइए। प्रीति जिंटा मामले को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीधा सा कठोर सवाल पूछा है दोस्तों। हालांकि इसका जवाब तब तक आया नहीं है। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।